तो चलो आज हम देखते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हमारे पास क्या क्या इश्यूज आते हैं टाइम क्वांटम से रिलेटेड। अच्छा, पहला केस क्या होता है इसमें, अगर हमारा टाइम क्वांटम स्मॉल है। ठीक है, अगर हमारा टाइम क्वांटम इज स्मॉल तो इसमें बेसिकली क्या इशू आएगा। जैसे हमें पता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है, बेसिकली इसमें क्या होता है, हम एक टाइम क्वांटम दे देते हैं, मतलब टाइम दे देते हैं। और जो टाइम हम देते हैं सारी प्रोसेसेस सिर्फ उतना ही टाइम के लिए सीपीयू में एग्जीक्यूट करती है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस का टर्न आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कभी टाइम क्वांटम कम हो जाता है, कभी टाइम क्वांटम ज़्यादा होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहला है टाइम, इफ टाइम क्वांटम इज स्मॉल। सपोज मैं एग्जांपल से समझता हूँ, टाइम क्वांटम हमारे पास है 2 मिली सेकेंड, ठीक है। और अब हमारे पास प्रोसेसेस आती है जो कि 4 मिली, जिसको 4 मिली सेकेंड चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। P2 को चाहिए 5 मिली सेकेंड। P3 हो गया हमारा 3 मिली सेकेंड। ठीक है। अब एक हम गैंट चार्ट बनाते हैं। तो राउंड रॉबिन में हम हमेशा एक गैंट चार्ट से प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे कैसे ये एग्जीक्यूट करेगी। तो टाइम क्वांटम हमारे पास है 2 मिली सेकेंड। 3 प्रोसेस हमारे पास आती है। सबसे पहले प्रोसेस आएगी P1। P1 को हम 2 मिली सेकेंड देंगे, 0 से 2। ठीक है, जो 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुई। तो अब P1 का क्या है, 2 मिली सेकेंड टाइम बचता है एग्जीक्यूट होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए। फिर आएगी हमारे पास P2। P2 को भी हमने 2 मिली सेकेंड, क्योंकि हर एक प्रोसेस को हम टाइम क्वांटम देंगे उनको कि आप इतने टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट कर पाओगे सीपीयू में। तो फिर 2 से 4। ठीक है। अब P2 2 से 4 चला, अब इसका कितना लेफ्ट हुआ, 3 मिली सेकेंड। फिर आएगी हमारे पास P3। P3 P3 को भी 2 मिली सेकेंड मिलेंगे, तो 6। ठीक है, ये बेसिकली 2 मिली सेकेंड का डिफरेंस है। ठीक है, 2 मिली सेकेंड, ये भी हो गया 2 मिली सेकेंड। इतना इतना 2 2 मिली सेकेंड हम हर प्रोसेस को दे रहे हैं। P3 को दिया हमने 2 मिली सेकेंड। ठीक है। अब इसका क्या हुआ, इसका बचा 1 मिली सेकेंड, इसको 1 मिली सेकेंड और चाहिए कंप्लीट होने के लिए। अब क्या हुआ, फिर P1 आएगा। P1 को फिर हम 2 मिली सेकेंड देंगे। P1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही P2 को फिर हम देंगे 2 मिली सेकेंड। फिर P1 यहाँ पे P2 कंप्लीट हो गया। अब हम P3 को देंगे 1 मिली सेकेंड। ठीक है, 2 मिली सेकेंड देंगे लेकिन लेगा वो एक ही। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं पूरे। अब हम देखते हैं, जब हमने टाइम क्वांटम स्मॉल लिया है तो क्या इश्यूज आएंगे। सबसे पहला आएगा, इसमें हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। इसमें क्या हो रहा है, मोर कॉन्टेक्स्ट स्विच। कैसे, देखो, कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो जैसे ही दूसरे प्रोसेस में हमें जाना है तो हमें कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा, उसका पूरा स्टेट हमें स्टोर करना पड़ेगा, दूसरे प्रोसेस का स्टेट हमें लोड करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। एक कॉन्टेक्स्ट स्विच, फिर 2 कॉन्टेक्स्ट स्विच, 3, फिर 4, फिर 5। मतलब हमारे पास टोटल 5 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हो रहे हैं, टोटल 5 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। तो बेसिकली इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो सीपीयू है उसका ज़्यादातर टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचेस में वेस्ट हो रहा है। मतलब प्रोसेसेस को स्विच करने में इसका सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बेसिकली सीपीयू का क्या होना चाहिए, उसको प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम उसका जाना चाहिए, रेदर देन उसको वो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो बेसिकली एक ओवरहेड हो गया है। 5 हमारे यहाँ पे टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हो गए। तो इससे क्या होता है, स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट स्विच वेस्ट्स सीपीयू टाइम। कॉन्टेक्स्ट स्विच काफ़ी सीपीयू टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे बस सिर्फ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस ही हो रहे हैं काफ़ी, 5। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तो सबसे पहले सीपीयू स्टोर करता है। जैसे सीपीयू P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, अब जैसे ही यहाँ पे P1 का टाइम कंप्लीट हुआ तो ये क्या करेगा, P1 की सारी स्टोर स्टेट कर, जो भी इसकी स्टेट होगी सारी स्टोर करेगा, और P1 की स्टोर करेगा और लोड करेगा P2 की स्टेट।
तो इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती है, आपका स्टैक पॉइंटर आता है और पेज टेबल आता है, आपके रजिस्टर्स आते हैं। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है सीपीयू का, एक प्रोसेस को स्टोर करने से लेके दूसरे प्रोसेस को लोड करने में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लेस एफिशिएंट हो जाता है, लेस एफिशिएंसी सीपीयू की डिक्रीज होती है, सीपीयू की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। दूसरा इसमें क्या चीज़ आती है, लॉन्गर प्रोसेसेस जिनका सीपीयू बस्ट हाई है, सीपीयू बस्ट जिनका हाई है, हैज टू वेट लॉन्ग टू एग्जीक्यूट। ठीक है, अब जैसे कोई प्रोसेस है जिसका सीपीयू बस्ट हाई है, ठीक है, जैसे हम अभी यहाँ पे देख रहे थे 5, ठीक है, P2 को यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट मतलब दो टर्न लेने पड़ रहे हैं एग्जीक्यूट होने में। सिंपल है ना, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप प्रोसेस का टाइम बढ़ता है, प्रोसेस का सीपीयू बस्ट हाई है, तो उसको मतलब क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टाइम क्वांटम है, जैसे अगर सपोज मैं लेता हूँ कोई प्रोसेस है P4, उसका टाइम क्वांटम है 20 मिली सेकेंड। अब उसको कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस लगेंगे, उसको पहले हम 2 मिली सेकेंड देंगे, फिर आएगा उसका 18 मिली सेकेंड बचेगा, फिर दो उसे टाइम क्वांटम और देंगे, फिर बचेगा 16 मिली सेकेंड, फिर दो देंगे, फिर बचेगा 16 मिली सेकेंड। तो इसमें अब देखो कितने सारे हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचेस लग रहे हैं, उसे कितना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। वहीं अगर प्रोसेस का टाइम क्वांटम हुआ, प्रोसेस 5 उसका टाइम क्वांटम हुआ 2 मिली सेकेंड, तो वो तो एक ही बारी में एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक ही बारी में कंप्लीट हो जाएगा। उसे तो 2 मिली सेकेंड चाहिए, तो उसे 2 मिली सेकेंड मिल गया। तो यहाँ पे ये चीज़ टाइम क्वांटम जो है स्मॉल है, तो ये दिक्कत आती है, जो लॉन्गर प्रोसेस होगी जिनका सीपीयू बस्ट हाई होगा उनको काफ़ी टाइम लगेगा कंप्लीट एग्जीक्यूशन में। तो ये हो गया हमारा टाइम क्वांटम जब हमारा स्मॉल है। तो सपोज इफ टाइम क्वांटम इज लार्ज, इफ टाइम क्वांटम इज लार्ज, फॉर एग्जांपल हम टाइम क्वांटम ले लेते हैं 20 मिली सेकेंड। प्रोसेसेस है हमारे पास P1 5 मिली सेकेंड, P2 25 मिली सेकेंड एंड P3 10 मिली सेकेंड। अब हम यहाँ पे कैन चार्ट बनाएंगे। सिंपल है, P1 को हम 0 to 5 चलाएंगे, क्योंकि उसकी वो सिर्फ 5 मिली सेकेंड ही मांग रहा है, तो हम 5 मिली सेकेंड तक चलाएंगे। फिर आएगा P2 को हम पूरा 20 मिली सेकेंड देंगे, तो ये हो गया 25 मिली सेकेंड्स, 20 + 5 25 मिली सेकेंड्स। फिर हम P3 को चलाएंगे, उसको हम 10 मिली सेकेंड्स देंगे, 35। तो यहाँ पे इसी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 25 हमने दिया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0। फिर हम P2 देंगे दोबारा 5 मिली सेकेंड, 40। तो यहाँ पे हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करते हैं। रिस्पॉन्स टाइम, P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, 0। 0 मतलब P1 को CPU 0 मिली सेकेंड पे मिल गया था। फिर P2 को CPU कब मिला, P2 को 5 मिली सेकेंड में CPU मिल गया था। फिर P3 को कब मिला CPU, P3 को 25 मिली सेकेंड मिल गया। मिलीसेकेंड्स मिलीसेकेंड्स मिलीसेकेंड्स। अब अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, जो क्या होता है इसमें सबसे पहली दिक्कत, जो शॉर्ट प्रोसेसेस होती है, शॉर्ट प्रोसेसेस विद लेस सीपीयू बर्स्ट, जिनका सीपीयू बर्स्ट लेस है, में हैव टू वेट लॉन्गर। तो यहाँ पे हम देख रहे थे जैसे P3 का सिर्फ 10 मिली सेकेंड्स था, और इसका रिस्पॉन्स टाइम देखो कब आ रहा है, 25, मतलब 25 मिली सेकेंड्स बाद उसको सीपीयू मिल रहा है। उसको सिर्फ 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होना है, एग्जीक्यूशन चाहिए उसको, 10 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू का टाइम चाहिए, लेकिन उसको 25 मिली सेकेंड बाद सीपीयू मिल रहा है। तो बेसिकली जो ये तो एक तरह से शॉर्ट प्रोसेस हो गई,
लेकिन इसको बहुत वेट करना पड़ा, क्यों? क्योंकि P2 ने पूरा 20 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू ले लिया था, इसलिए उसको यहाँ पे वेट करना पड़ा। शॉर्ट प्रोसेस जो होगी उनको मे हैव टू वेट लॉन्गर। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम, बैड रिस्पॉन्स टाइम। वो छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन उसको जो बड़ी प्रोसेस होगी, जो ज़्यादा टाइम, मतलब जो पूरा ही टाइम क्वांटम ले रही है, जो सबसे लार्ज टाइम क्वांटम, पूरा ही टाइम क्वांटम ले रही है, तो छोटी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। एंड इट बिहेव्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो हमने पढ़ा होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, जो प्रोसेस आ रही है वो पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो रही है। तो बेसिकली इसमें भी क्या होगा, जैसे 20 मिली सेकेंड है, तो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे P1 है मेरे पास 5 मिली सेकेंड्स, P2 है 10 मिली सेकेंड्स, P3 है 15 मिली सेकेंड्स। तो जैसे ही सीपीयू में आएंगे, इनको 20 मिली सेकेंड मिल जाएगा, तो एक एक करके सारे ही फिनिश हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे लेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, लेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। बेसिकली बिहेव कर रहा है जैसे जैसे प्रोसेस आ रही है मतलब राउंड रॉबिन क्या क्या होता है कि अगर आपको मतलब रिस्पॉन्स टाइम अच्छा करना है, मतलब इंटरेक्टिव बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस रिस्पॉन्ड करे, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होते हैं। लेकिन यहाँ तो बेसिकली यही हमारा मोटिव है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच इतने हो ताकि सारे प्रोसेस रिस्पॉन्ड करे, पर यहाँ तो एक एक करके सारे प्रोसेस कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एफसीएफएस की तरह काम कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस भी लेस हो रहे हैं। इसमें ये दो चीज़ें दिक्कत होती है, रिस्पॉन्स टाइम ऐड हो जाता है, एफसीएफएस कन्वर्ट हो जाता है, डिग्रेड्स टू एफसीएफएस, और शॉर्टर प्रोसेस का वेट बढ़ जाता है। तो व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइम क्वांटम? सो व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइम क्वांटम? टू स्मॉल है, फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होंगे। टू लार्ज है तो बैड रिस्पॉन्स टाइम। तो बेस्ट क्वांटम क्या होगा? बेस्ट क्वांटम एवरेज सीपीयू बर्स्ट टाइम ऑफ ऑल प्रोसेसेस। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ठीक है, हमें एवरेज सीपीयू बर्स्ट टाइम ऑफ प्रोसेसेस। तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम इससे बढ़ेगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस इससे क्या होंगे, लेस फ्रीक्वेंट होंगे। हमें देखो कॉन्टेक्स्ट स्विच ना कम चाहिए ना हमें ज़्यादा चाहिए, हमें मीडियम, मतलब मीडियम कॉन्टेक्स्ट स्विचेस चाहिए हमें, कि जिससे एक रिस्पॉन्स टाइम से इंटरेक्टिव, मतलब पूरी जो भी हमारे प्रोसेस चल रहा है वो इंटरेक्टिव फॉर्म में चले, सब इंटरेक्ट करे थोड़े थोड़े टाइम में। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें बेनिफिट मिलेगी, और हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा टाइम क्वांटम अगर जब लार्ज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।